नमस्कार। कभी सोचा है हजारों साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी? एक ऐसा वक्त जब इतिहास किताबों में नहीं बल्कि जमीन में दबी ईंटों और हवा में गूंजते श्लोकों में लिखा जाता था। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, प्राचीन भारत की पहली महान सभ्यताओं के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। जरा सोचिए, आप एक जासूस हैं, पर आपका क्राइम सीन हजारों साल पुराना है। कोई गवाह नहीं, कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं। तो फिर एक पूरी दुनिया को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए जिसने अपने पीछे सिर्फ टूटे फूटे बर्तन और खंडर छोड़े हों? इतिहासकारों के सामने यही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अच्छा, अपनी खोज शुरू करने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, सभ्यता। ये सिर्फ एक साथ रहने वाले लोगों का झुंड नहीं है। ये एक ऐसा समाज है जो इतना आगे बढ़ चुका है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जी रहा, बल्कि बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, कला बना रहा है और दुनिया के बड़े बड़े सवालों पर सोच विचार कर रहा है। तो चलिए, इसी सोच के साथ हम पहुंचते हैं अपनी पहली मंजिल पर। एक ऐसी दुनिया जो सदियों तक रेत के नीचे दफन थी, बस इंतजार कर रही थी कि कोई उसे खोज निकाले। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी संस्कृति जिसे हम सिर्फ उन सुरागों से जानते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। और जो इन लोगों ने कर दिखाया था ना, वो सच में कमाल था। ये कोई बिखरे हुए गांव नहीं थे, बल्कि बहुत ही केयरफुली प्लान्ड शहर थे, जिन्हें एक प्रॉपर ग्रिड पर बनाया गया था। उनके पास अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम था, जो आज के कई शहरों को भी मात दे दे। और तो और, हर जगह एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, जो दिखाता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन कितना जबरदस्त था। तो सवाल यह है कि इन शानदार शहरों को चला कौन रहा था? इनके पीछे की ताकत क्या थी? जवाब है एक बहुत ही मजबूत और डाइवर्स इकोनॉमी। उपजाऊ खेतों में किसानों ने दुनिया की पहली कपास उगाई। सोचिए, लोथल जैसे व्यस्त बंदरगाहों से व्यापारी दूर दूर के देशों तक समुद्री जहाज ले जाते थे, और कारीगर सुंदर मिट्टी के बर्तन और दूसरी कमाल की चीजें बनाते थे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जुड़ा हुआ समाज था, जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। उनकी दुनियावी चीजों से परे हमें उनके आध्यात्मिक जीवन की भी कुछ झलकियां मिलती हैं। खुदाई में पशुपति की मोहरें मिली हैं, जिन्हें कई लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। साथ ही एक शक्तिशाली मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली हैं। ये चीजें हमें उनके विश्वासों की दुनिया में झांकने का एक मौका देती हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही एडवांस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अमीर सोसाइटी है। ऐसा लगता है कि इन्हें कोई हिला नहीं सकता, है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्यमयी मोड़ आता है। अपनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद ये महान सभ्यता बस गायब हो जाती है। और ये कोई धीरे धीरे हुआ पतन नहीं था। ऐसा था मानो एक दिन सब कुछ ठीक था, शहर जिंदा थे, चहल पहल थी, और अगले ही दिन बस सन्नाटा। सदियों की तरक्की, संस्कृति और ज्ञान, सब कुछ जैसे इतिहास से मिट गया। पीछे रह गई तो बस उनकी खामोश ईंटें और बिखरी हुई कलाकृतियां। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या? ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। पर हमारे जासूसों यानी इतिहासकारों के पास कुछ थ्योरीज हैं। क्या ये कुदरत का कहर था? हो सकता है जीवन देने वाली नदी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया हो, या शायद भयानक बाढ़ सब बहा पहा ले गई। एक और दिलचस्प थ्योरी है कि शायद आर्य नाम के नए लोग यहाँ आए थे। अब जहां सिंधु घाटी की कहानी खामोश हो जाती है, वहीं से भारत के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। इस बार सुराग मिट्टी में नहीं, बल्कि शब्दों में थे। पवित्र भजन, बड़े बड़े अनुष्ठान और गहरी फिलॉसफिकल बातें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती रहीं। ये था वैदिक युग का आगाज। और यहीं से इतिहास को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब हम पुरातत्वविदों के औजारों से ऋषियों के शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। हम जमीन के नीचे से निकली चीजों से हटकर लिखे हुए शब्दों की ओर जाते हैं, जो हमें उन लोगों के दिमाग और उनकी आत्मा को समझने का एक बेमिसाल मौका देते हैं। इस नए दौर के दिल में थे वेद, और देखिए, नाम में ही सब कुछ है। संस्कृत में वेद का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि श्रेष्ठ ज्ञान है। ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं थीं, ये तो जिंदगी को समझने, दुनिया में अपनी जगह को जानने और आखिरकार खुद को पहचानने का एक पूरा गाइड थी। ये गहरा ज्ञान हमें 4 मुख्य वेदों में मिलता है। ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की तारीफ में भजन है। यजुर्वेद,
जो यज्ञ और अनुष्ठानों की विधि बताता है, सामवेद जिसमें मंत्र और धुनें हैं, और अथर्ववेद जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मंत्र और जादू टोने की बातें हैं। ये सब मिलकर उस समय के समाज और सोच की एक बहुत ही अमीर तस्वीर बनाते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये वैदिक समाज कोई पत्थर की लकीर नहीं था। ये एक जीती जागती सोसाइटी थी जो करीब 1000 सालों में बदली और विकसित हुई। शुरुआत छोटे छोटे घुमंतू कबीलों से हुई और धीरे धीरे ये शक्तिशाली राज्यों और फिर बड़े बड़े साम्राज्यों में बदल गए। और जैसे जैसे ये बदले वैसे वैसे इनके समाज का ढांचा भी बदलता गया। चलिए अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। हमारी कहानी शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लगभग 2500 BC में। फिर उनके गायब होने के बाद करीब 1500 BC से शुरू होता है वैदिक पीरियड, जिसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। और इन दोनों दौर के बीच का फर्क जमीन आसमान का है। शुरुआती वैदिक काल में समाज ज्यादा बराबरी का था। राजा को उसकी काबिलियत पर चुना जाता था और औरतें भी सभाओं में हिस्सा लेती थीं। लेकिन बाद के वैदिक काल में चीजें काफी बदल गईं। राजा का पद खानदानी हो गया और आश्रम और वर्ण व्यवस्था जैसे ज्यादा सख्त सामाजिक नियम बनने लगे। और जानते हैं, इसी बाद वाले ज्यादा कॉम्प्लेक्स दौर में भारत के 2 सबसे बड़े और अमर महाकाव्यों का जन्म हुआ, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो धर्म, कर्तव्य और इंसानियत के वो ग्रंथ हैं जो आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो हम अपनी यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। सिंधु घाटी के खामोश खंडहरों से लेकर वैदिक युग के गूंजते श्लोकों तक का सफर हमने तय किया। हमने एक ऐसी दुनिया को खोजा जो लगभग खो चुकी थी और एक ऐसी दुनिया को समझा जो अपने शब्दों के जरिए आज भी जिंदा है। अब हम देखते हैं उनकी विरासत को, वो विचार और वो ढांचे जो आज भी हमारी आधुनिक दुनिया की नींव में बसे हुए हैं। और ये सफ़र हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन पहले शहरों की प्लानिंग से लेकर उन प्राचीन श्लोकों के गहरे ज्ञान तक, इन पहली महान सभ्यताओं की कौन सी गूंज है जो आज भी हमारी जिंदगी को, हमारी दुनिया को आकार दे रही है? जब हम अपने आसपास देखते हैं तो अतीत की कौन सी विरासतें हमें नजर आती हैं?